गुड मॉर्निंग टू ऑल द फ्यूचर ऑफिसर्स। करंट अफेयर्स की सीरीज में 21 मई पर हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पर द हिंदू और पीआईबी के जो करंट अफेयर्स हैं उसको एमसीक्यू के थ्रू डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577 फ्रॉम यूपीएससी सीएससी 2014 बैच। और आप लोगों के जो भी डाउट्स होते हैं आप @prince_लूथरा पे टेलीग्राम कर सकते हैं। आज के जो टॉपिक्स हैं 10 टॉपिक्स के बारे में देख लेते हैं जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। डिमांड शॉक के बारे में डिस्कशन करेंगे। एनसीएलएटी न्यूज में था, इसके बारे में डिस्कशन होगा। द हिंदू के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस के बारे में डिस्कशन किया गया था। सतपुरा टाइगर रिजर्व के बारे में डिस्कशन था। एक आपका मैप बेस्ड क्वेश्चन रहने वाला है। सिक्योरिटी कवर के बारे में डिस्कशन करेंगे। साइक्लोन यास, इसके बारे में भी हमारा डिस्कशन होगा। देन ताइवान स्ट्रेट एंड नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन को डिस्कस करते हैं। हम फाइनली कोवैक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। चलिए, यहाँ पे 100 डेज की जो सीरीज है ये exam.netmark.com पर अवेलेबल है, आप इसमें एनरोल करा सकते हैं। और यहाँ पर आपको 2 आवर्स डेली देना पड़ेगा फॉर द स्टेप बाय स्टेप प्रिपरेशन, क्योंकि अभी आपके पास प्रीलिम्स आने के लिए काफी टाइम। सो इट्स अ प्रीलिम्स डेडिकेटेड सीरीज जो आपको प्रीलिम्स एग्जाम के अंदर स्कोर करने में हेल्प करेगी। चलिए, जल्दी से यहाँ पर अपना जो टारगेट है उसे सेट करें। 6 या 6 से ज्यादा अगर आप स्कोर करते हैं देन यू विल बी इन द सेफ जोन, और लेस देन 6 अगर आपका स्कोर होता है देन यू विल बी इन द डेंजर जोन। और आपको कोशिश करनी है वैसे यहाँ पर एक्सीलेंट ब्रैकेट में आने की। जल्दी से टारगेट सेट करें, देन विल स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स द क्वेश्चंस और फिर 1 बाय 1 उनको सोल्व करेंगे। चलिए, तो यहां पर आज के पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन कंपैरेटिवली इजी क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है आपका। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट डिमांड शॉक सीन इन द न्यूज। तो डिमांड शॉक अभी रिसेंटली न्यूज में देखा गया, इसके बारे में पूछा है कि बताइए इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, कौन सी स्टेटमेंट यहां पर गलत है। ठीक है, देख लेते हैं इसके बारे में, डिमांड शॉक के बारे में। पहली स्टेटमेंट कहती है इट्स अ सडन सरप्राइज इवेंट दैट टेम्परली इंक्रीज और डिक्रीज डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर गुड्स और सर्विस। तो टेम्पररी बेसिस पे जब किसी भी गुड्स या सर्विस की डिमांड इंक्रीज या डिक्रीज होती है उसे क्या कहते हैं, उसे डिमांड शॉक कहते हैं। पॉसिबल है। देन पॉजिटिव डिमांड शॉक का मतलब होता है डिमांड के अंदर डिक्रीज आना, और नेगेटिव डिमांड शॉक का मतलब होता है डिमांड के अंदर इंक्रीज का आना। यहाँ पर सोचिए इसके बारे में क्या आंसर होगा। रिसेंटली डिमांड शॉक जो है काफी न्यूज में था और कोविड-19 के टाइम पर भी इसको देखा जा रहा है। बताइए यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट को एनालिसिस करके क्या आंसर हो सकता है। चलिए, देखिए ये डिमांड शॉक जो है कहीं ना कहीं शॉक किसको लग रहा है, डिमांड को लग रहा है। डिमांड का कोई शॉक है तो यहाँ पे आप इस चीज को तो एनालाइज कर सकते थे और यहाँ पे हम कॉमन सेंस को यूज करके बता सकते हैं कि डिमांड के अंदर ही उतार या चढ़ाव किसी ना किसी तरीके का देखा जा रहा होगा। तो यहाँ पर यस, टेम्पररी बेसिस पे जब इंक्रीज और डिक्रीज देखा जाता है डिमांड ऑफ पर्टिकुलर गुड्स या सर्विस, किसी भी गुड्स के अंदर या सर्विसेज के अंदर, उसे डिमांड शॉक कहते हैं। तो पहली जो स्टेटमेंट आपकी है वो हो जाती है यहाँ पर ठीक। लेकिन पॉजिटिव डिमांड शॉक का मतलब डिमांड में डिक्रीज नहीं होना होता है। पॉजिटिव डिमांड शॉक का मतलब होता है जब सडन इंक्रीज जो है वो देखा जाता है डिमांड के अंदर, और जस्ट इसका अपोजिट जो होता है वो नेगेटिव डिमांड शॉक, जब एक डिक्लाइन जो है वो देखा जाता है यहां पर डिमांड के अंदर। ठीक है, दूसरी और तीसरी स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाएगी और यही चीज आपको बतानी थी कि इनकरेक्ट कौन सा है। तो इसी वजह से आंसर क्या हो जाएगा आपका, सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट थी। बी विल बी योर करेक्ट आंसर, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे जो आपके गैसेस और पेट्रोल के प्राइसेस हैं इनको लेकर भी जो आपका ये पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी है ये यहाँ पर देखी जा रही है। कोविड-19 के पेंडेमिक के बैकग्राउंड में भी ये टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, और जो गैस के प्राइसेस हैं, ऑयल के जो प्राइसेस हैं, उसको लेकर भी इस टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इकोनॉमिक्स से ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 2। पूछा गया 3 स्टेटमेंट को देकर कि बताएं कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। ठीक है, तो कौन सा कथन यहाँ पर गलत है। पहली स्टेटमेंट कहती है एनसीएलटी इज सेटअप अंडर कंपनीज एक्ट 2013। तो एनसीएलटी को कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत बनाया गया है, हो सकता है। सेकंड, अपील अगेंस्ट एनसीएलटी एंड सीसीआई गो इन दिस कोर्ट। तो यहाँ पे जो एनसीएलटी या फिर सीसीआई के अगेंस्ट में जो अपील होती है वो कहाँ जाती है, एनसीएलटी में जाती है। द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट हैज टू बी कंसल्टेड बिफोर अपॉइंटिंग द प्रेसिडेंट एंड मेंबर्स ऑफ ट्राइब्यूनल। तो यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है या फिर जो मेंबर्स है ट्राइब्यूनल के, उनको यहाँ पर बिठाने से पहले हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं उनसे बात करनी होती है। सोचिए, फिर करते हैं डिस्कशन इसको लेकर। चलिए, तो रिसेंटली जो आपकी नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्राइब्यूनल जो है ये न्यूज में थी, क्योंकि एक काफी रेप्यूटेड कंपनी का जो लिक्विडेशन हो रहा था उसको इसने स्ट्रक डाउन कर दिया है। राइट, तो यहाँ पे एनसीएलटी न्यूज में थी, इस वजह से क्वेश्चन जो है बन के आ सकता है। यहाँ पर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जो है और कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है इसके अगेंस्ट में मान लीजिए कि एनसीएलटी ने और सीसीआई के अंदर कोई केस चल रहा है ए और बी के बीच में, और एनसीएलटी ने या फिर सीसीआई ने ए के फेवर में जजमेंट सुनाई। अब बी डेफिनेटली इसको पसंद नहीं करेगा, तो वो चाहे तो एनसीएलटी के अंदर जा सकते हैं। तो यहाँ पर एनसीएलटी और सीसीआई के अगेंस्ट में जो भी अपील्स होती है वो एनसीएलटी के अंदर दायर करी जाती है, जिसको कि कंपनीज एक्ट
2013 के अंदर बनाया गया है। ठीक है, सेक्शन 410 है। वैसे सेक्शन एग्जाम के अंदर नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी नॉलेज के लिए मैंने आपको बता दिया है। तो पहली जो स्टेटमेंट आपकी यहां पर है वो करेक्ट हो जाती है। सेकंड इज ऑल्सो करेक्ट बिकॉज अपील्स जो होती है वो इस तरीके से जाती है। एनसीएलटी ने अगर कोई जजमेंट दिया, इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड गो टू एनसीएलटी। ठीक है, तभी यहाँ पे एनसीएलटी बीच में ए आ गया, इट मींस एपेलेट ट्रिब्यूनल, अपील करने के लिए जो ट्रिब्यूनल है। ठीक है, नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल जो है इसे सेक्शन 410 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत बनाया गया। इट हियर्स द अपील अगेंस्ट द एनसीएलटी एंड कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो सीसीआई और एनसीएलटी के अगेंस्ट में अपील सुनने का काम इसके द्वारा किया जाता है। प्रेसिडेंट ऑफ द ट्रिब्यूनल, क्योंकि देखिए यह एनसीएलटी है, नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट। एपेलेट क्यों? क्योंकि अपील के लिए टी स्टैंड्स फॉर ट्रिब्यूनल। तो ये जो ट्रिब्यूनल है, प्रेसिडेंट ऑफ द ट्रिब्यूनल एंड द चेयरपर्सन एंड जुडिशियल मेंबर ऑफ द एपेलेट ट्रिब्यूनल जो होते हैं, तो तीन लोग यहाँ पर प्रेसिडेंट, चेयरपर्सन, जुडिशियल मेंबर जो है यहाँ पर अपॉइंट किए जाते हैं विद द कंसल्टेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, नॉट द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। तीसरी स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट होगी, तो आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए। देखिए अगर आपने ए आंसर किया तो अपने आपको -2 दे दीजिएगा, क्योंकि तब आपने मिसरीडिंग करी। आपको नॉलेज होती है कि आंसर क्या होना चाहिए, लेकिन मिसरीडिंग, आपने इनकरेक्ट को ध्यान नहीं दिया यहाँ पर और करेक्ट आंसर कर दिया, और इस गलती के लिए -2 जो है वो पेनल्टी लगती है। और ये चीज करने का रीजन भी यही है कि ये आदत हमारी जब तक प्रीलिम्स एग्जाम आता है उससे पहले हमने छोड़ दी है, राइट। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, आपको इनकरेक्ट ही बताना था, सो सी विल बी द इनकरेक्ट आंसर। इट मींस सी यहाँ पर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, एनसीएलएटी को लेकर ये चीज हमने डिस्कस करी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 जो है एक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे, सब सेक्टर के बारे में है। पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग हैज और हैव बीन गिवन द इंफ्रास्ट्रक्चर सब सेक्टर स्टेटस। तो इन चारों में से किसको इंफ्रास्ट्रक्चर सब सेक्टर का जो स्टेटस है वो दिया जा चुका है? सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को, फर्टिलाइजर को, कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर को, ऑयल पाइपलाइंस को। बताइए क्या आंसर होगा? रिसेंटली फाइनेंस मिनिस्टर जो है उन्होंने ग्रांट किया है इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस फॉर अ स्पेसिफिक कैटेगरी। वो कैटेगरी कौन सी बाद में बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे एक स्पेसिफिक कैटेगरी जो है उसको यहाँ पर, इन चारों में से एक है, उसको यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टेटस दिया। इस टैग को देने से क्या होगा? इस इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस टैग को देने से जो बैंक का फाइनेंस होता है वो इस सेक्टर के अंदर इजीली आने लग जाएगा। ठीक है, तो सोचिएगा इसके बारे में, देन हम डिस्कस करते हैं इसको लेकर। चलिए देखिए, इसकी कहानी जाती है 2009 के अंदर। ठीक है, द हिंदू से क्वेश्चन बनाया गया। तो 2009 में क्या हुआ, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पीएमओ ने फाइनेंस मिनिस्ट्री से पूछा कि आप जो ये प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है क्या नहीं है, उसके कोई डेफिनेशन ही क्लियर नहीं है। तो कोई व्यक्ति किसी चीज को इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर काउंट कर लेता है, कोई दूसरा व्यक्ति किसी दूसरी चीज को इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर काउंट कर लेता है, और फिर वहां पर बैंक की इजी फाइनेंस की डिमांड करने लगता है। तो हमारे पास एक डेफिनेशन होनी चाहिए कि क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है और क्या इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, तो पीएमओ के द्वारा ये 2009 के अंदर फाइनेंस मिनिस्टर से डिमांड करी गई, और इसके अंतर्गत ही यहाँ पर जो एक कैबिनेट कमेटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर थी वो एक हार्मोनाइज्ड मास्टर लिस्ट के साथ आई। तो इस पर्टिकुलर कैबिनेट कमेटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ने क्या किया, 5 मेन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर जो थे इनको यहां पर गिनवाया, जिसमें किस किस को ऐड किया गया, इसमें ट्रांसपोर्ट को लेकर आया गया कि ट्रांसपोर्ट जो आपका है इट इज ए इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। एनर्जी को लेकर आया गया, एनर्जी को भी इसमें काउंट किया जाएगा, ये कहा गया कि वाटर को भी इसमें काउंट किया जाएगा। ठीक है, सैनिटेशन से रिलेटेड कोई चीज है इसको भी लेकर आया जाएगा। कम्युनिकेशन एंड सोशल एंड कमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इनको 5 मेन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के अंदर यहां पर मास्टर लिस्ट में जारी किया गया। लेकिन इसके अलावा 29 इंफ्रास्ट्रक्चर सब सेक्टर्स के तौर पर भी लेके आए गए। ठीक है, और ये कहा गया कि देखिए जो लिस्ट है ना, ये कोई फिक्स्ड या कोई रिजिड लिस्ट नहीं है, ये काफी फ्लेक्सिबल लिस्ट है जिसके अंदर हम कुछ सेक्टर्स को ऐड भी कर सकते हो, डिडक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये चीज बतानी जरूरी थी क्योंकि अभी आपको इसकी थोड़ा सा हिस्टोरिकल एस्पेक्ट पता चल गया। रिसेंटली जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने कन्वेंशन सेंटर जो होते हैं ना, उनको यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर का जो सब सेक्टर है उसका दर्जा दिया है। इससे पहले सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो, फर्टिलाइजर हो, ऑयल पाइपलाइन हो, इनको ये जो पर्टिकुलर टैग है ऑलरेडी मिल चुका है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसके बारे में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। पूछा गया कंसीडर द फॉलोइंग एंड सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे 3 आपको स्टेटमेंट दिए और आपको क्या बताना है, इनकरेक्ट बताना है। देख लेते हैं। पहली स्टेटमेंट कहती है देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी कवर प्रोवाइडेड टू वीआईपीज इन द कंट्री। तो हमारी कंट्री के अंदर आप जानते हैं अलग अलग तरीके की सिक्योरिटी होती है, एक्स ग्रेड की होती है, वाई कैटेगरी की होती है, जेड कैटेगरी की होती है। तो इस तरीके से टोटल 5 टाइप की कैटेगरीज है। अंडर दिस एक्स कैटेगरी जो है इसे लोएस्ट लेवल और एसपीजी को हाईएस्ट लेवल माना जाता है। दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। देन सीआरपीएफ, आईटीबीपी
CISF personnel are selected to provide this kind of protection। तो यहाँ पे CRPF, ITBP, CIS पर्सनल जो होते हैं उनको यहाँ पर चुना जाता है, सिलेक्ट किया जाता है इस तरीके की प्रोटेक्शन को देने के लिए। सोचिए, चलिए डिस्कस करते हैं यहाँ पर किस किस टाइप की सिक्योरिटीज होती है। अभी द सेंटर्स ब्लैंकेट डिसीजन टू प्रोवाइड सिक्योरिटी कवर टू 77 MLA ऑफ वेस्ट बंगाल आफ्टर पॉलिटिकल वायलेंस। इसकी वजह से काफी सारे क्वेश्चन जो है वो पूछे जा रहे हैं। तो सेंटर ने बेसिकली क्या किया है, यहाँ पर एक डिसीजन लिया है कि सिक्योरिटी कवर जो है वो MLAs को दिया जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं वेस्ट बंगाल में इलेक्शन के बाद काफी ज्यादा वायलेंस जो है वो यहाँ पर देखने को मिला है, और इसके बाद ये डिसाइड किया गया कि ये पॉलिटिकल वायलेंस जो है MLAs को नुकसान ना पहुंचाए, इसकी वजह से सिक्योरिटी कवर उन लोगों को दिया जा रहा है। अब आते हैं यहाँ पर अपने क्वेश्चन के ऊपर। तो क्या 5 तरीके की सिक्योरिटी कवर होते हैं? यहाँ पर देखिए हमारे पास 6 तरीके के सिक्योरिटी कवर्स होते हैं, जिसमें आपका है SPG, सेकंड आपका है Z+, जिसे कि हाईएस्ट लेवल भी माना जाता है, क्यों बताऊंगा अभी। देन आपका Z कैटेगरी होता है, फिर आपका Y+ कैटेगरी होता है, फिर आपका Y कैटेगरी होता है, और लास्ट में आपका X कैटेगरी होता है, और सबसे लोएस्ट X कैटेगरी माना जाता है। देखिए जब हम SPG की बात करते हैं, SPG जो है दिस इज स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, ये सिर्फ एक ही व्यक्ति को कंट्री के अंदर दिया जाता है, दैट इज द प्राइम मिनिस्टर, और इसकी कोई भी डिटेल जो है वो पब्लिक नहीं है, इट इज क्लासिफाइड। तो इसको तो वैसे ही काउंट नहीं कर सकते कि ये हाईएस्ट होगा लोएस्ट होगा, हमें नहीं पता, क्योंकि इसके बारे में कोई डिटेल ही नहीं दी है। सो इट इज अ क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन। तो इसी वजह से जब भी हम हाईएस्ट लेवल की बात करते हैं, Z+ को हाईएस्ट लेवल माना जाता है और X को लोएस्ट लेवल माना जाता है। किस तरीके से वो भी बता देता हूं। देखिए अब आते हैं इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। SPG, नाउ दिस इज अ कैटेगरी जिसमें डिटेल जो है किसी को नहीं पता है, क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है, और यहां पर सिर्फ ओनली एंड ओनली प्राइम मिनिस्टर को ये सिक्योरिटी दी जाती है। फिर आती है नेक्स्ट हाईएस्ट लेवल ऑफ सिक्योरिटी, क्या है? Z+ सिक्योरिटी। इसमें क्या होता है, इसमें 55 पर्सनल जो है वो दिए होते हैं यहाँ पे प्रोटेक्शन के लिए, जिसके अंदर 10+ आपके NSG जो कमांडो होते हैं वो इसमें इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है। साथ ही साथ इसमें पुलिस पर्सनल जो है वो भी आपके इंक्लूडेड रहते हैं। देन Z+ के बाद आता है Z कैटेगरी। ये सिक्योरिटी होती है जिसके अंदर 22 पर्सनल होते हैं, 22 लोग दिए होते हैं, जिसमें 4 या 5 आपके NSG कमांडोज हो सकते हैं और बाकी आपके पुलिस इसके अंदर रहती है, ठीक है। देन 4th नंबर पे आपका आता है Z+Z के बाद Y कैटेगरी। यहाँ पे तो एक बार स्पेस बना के यहाँ पे Y+ के बारे में देख लेते हैं। सो Y+ के अंदर जो नंबर ऑफ पर्सनल होते हैं, इसके अंदर 11 लोग प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसमें 1 या 2 कमांडो हो सकते हैं, बाकी सभी पुलिस पर्सनल इसके अंदर रहते हैं, राइट। देन आती है आपकी Y कैटेगरी की, जिसके अंदर 8 पर्सनल तक हो सकते हैं। इसके बाद जो है आपका X बचता है, क्योंकि हमने जो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप है SPG उसको कवर कर लिया। देन हमने Z+ को कवर कर लिया, Z को कवर कर लिया, Z+ इज द हाईएस्ट, और लोएस्ट कौन सी आपकी X है, जिस कैटेगरी के अंदर 2 लोग दिए जाते हैं, जिसके अंदर कमांडोस नहीं रहते हैं, लेकिन 2 आर्म्ड पुलिस पर्सनल आपके साथ हमेशा रहते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग लोगों को दिया जाता है, VIPs एंड VVIPs को दिया जाता है, खासतौर पे पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज को, बहुत बड़े बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं उनको दिया जाता है। अगर आपको याद हो कुछ टाइम पहले कंगना रनावत जो थे अपने आप में एक अकेली ऐसी अभिनेत्री बने थे, द ओनली इंडियन एक्टर, जिसको कि यहाँ पर ये Y+ कैटेगरी की जो एक प्रोटेक्शन थी वो यहाँ पे दी गई थी, क्योंकि जो शिवसेना है और कंगना रनावत है उनके बीच में एक कंट्रोवर्सी चल रही थी, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, जिसके बाद इसको डिसाइड किया गया था। अब यहाँ पर एक चीज मैं आपको और भी बताना चाहूंगा कि अगर, क्योंकि यहाँ पे वेरियस सोर्सेज के अंदर कहीं जगह पे 6 जो प्रोटेक्शन है उसकी बात करिए कि यहाँ पे 6 तरीके की आपकी जो सिक्योरिटी है वो होती है, जिसमें SPG है, Z+ है, Z है, Y+ है, Y है, X है, लेकिन कुछ जगह पर 5 भी मेंशन करिए जिसमें Y+ को मेंशन नहीं किया गया, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। और कुछ जगह पे इवन 4 को भी किया गया, जिसमें SPG जो है, जो आप कह सकते हैं स्पेसिफिकली और स्पेशली एक्सक्लूसिवली सिर्फ प्राइम मिनिस्टर को दी जाती है, इसको भी काउंट नहीं किया गया। तो वो Z+ को, Z को, Y को और X को काउंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर अलग अलग सोर्सेज के अंदर अलग अलग चीजें दी हैं, जो मुझे यहाँ पर लगा कि जो सबसे बेटर सोर्स लगा और जो सबसे बेटर एक्सप्लेनेशन लगी, वही से मैंने ये जो आपका क्वेश्चन है बनाया द हिंदू के अंदर से। और साथ ही साथ इसमें जो नंबर ऑफ कैटेगरीज है वो 6 है, ठीक है। अगेन मैं आपको ये कह रहा हूं कि कुछ जगह पे आपको 5 भी मिलेगा, तो हो सकता है अगर आपने 5 आंसर किया तो आपको लगेगा कि ये 5 भी तो था, मैंने तो 5 ही आंसर किया था, लेकिन यहाँ पे जो नंबर ऑफ कैटेगरीज है दे आर 6। यस, देयर आर सर्टेन सोर्सेज जहां पर 5 भी दिए। यूजुअली जो है, अब यूपीएससी जो है ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या आंसर कंसीडर करता है वो यूपीएससी के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि हो सकता है यूपीएससी इसको 6 कंसीडर करे, हो सकता है यूपीएससी इसको 5 कंसीडर करे, बट हमारी जो एम होना चाहिए, हमारा जो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए वो ये है कि जो
मोस्ट रिलायबल सोर्स है वो इसको क्या बताता है। और जो मैंने जितने भी सोर्सेज यहां पर देखे, जो सबसे ज्यादा रिलायबल सोर्सेज मुझे लगे वहां पर 6 कैटेगरीज के बारे में बताया था। और वहां पर कंगना रनौत की न्यूज भी बताई थी कि उन्हें रिसेंटली वाई प्लस कैटेगरी दी गई थी। और जब उनको रिसेंटली वाई प्लस दी गई थी, इट मींस दिस कैटेगरी एग्जिस्ट। जैसे कि काफी सारे सोर्सेज जो वो इसका नाम मेंशन नहीं कर रहे, ठीक है। तो ज्यादातर जो था वो 6 और 5 के बीच में कंट्रोवर्सी चल रही थी कि 6 सोर्सेज है या 5 सोर्सेज हैं। काफी सारे सोर्सेज जो थे वो वाई प्लस को मेंशन नहीं कर रहे थे, तो यहाँ पे वाई प्लस को मेंशन किया गया है। यहाँ पर 5 टाइप की नहीं होती, 6 टाइप की होती है। तो पहली स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। सेकंड स्टेटमेंट की बात करें, एक्स कैटेगरी जो है लोएस्ट है, बिल्कुल ठीक है। एसपीजी जो है हाईएस्ट नहीं, जेड प्लस इसमें हाईएस्ट है। एसपीजी तो आप क्लास अपार्ट माने, उसका तो इसके अंदर काउंटिंग नहीं किया जाता, बिकॉज दैट इज एन एक्सक्लूसिव प्रिविलेज जो कि प्राइम मिनिस्टर को दी गई है। तो सेकंड स्टेटमेंट जो है वो भी आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। क्या इसमें सीआरपीएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ के जवानों को यहां पर तैनात किया जाता है? सो एसपीजी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप जो है, इसमें आपको एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जो है, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ और जितनी एजेंसीज हैं वो इसमें रिस्पॉन्सिबल होती हैं। साथ ही साथ दूसरी सिक्योरिटी के अंदर भी वीवीआईपीज जो पॉलिटिशियंस होते हैं, हाई प्रोफाइल सेलिब्रिटीज होते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, उनको यहाँ पर सिक्योरिटी प्रोवाइड करी जाती है। तो तीसरी स्टेटमेंट आपकी ठीक हो जाती है। लेकिन हमें क्या बताना था? इनकरेक्ट बताना था। देयरफॉर द आंसर विल बी ए, क्योंकि पहली जो 2 स्टेटमेंट्स हैं वो आपकी इनकरेक्ट हो जाती है, राइट। चलिए, तो ध्यान रखिएगा, इसके बारे में डिस्कशन हमारा हुआ है। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर, जो कि पूछ रहा है द नेम यास फॉर द नेक्स्ट साइक्लोन हैज बीन गिवन बाय। यहाँ पे यास जो नाम है वो किसके द्वारा दिया गया है? अगर आपको याद हो, कल जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो मैंने ब्रीफली यास के बारे में मेंशन किया था और इमीडिएटली अपनी स्टेटमेंट को वहां पर रोक दिया था, ये देखने के लिए कि क्या आप उसके बारे में जानकारी इकट्ठी करेंगे या फिर क्या आपने उसके ऊपर ध्यान दिया या नहीं दिया। क्योंकि आज इसके ऊपर जो क्वेश्चन है, स्पेशली क्वेश्चन बनाया गया है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर करते हैं डिस्कशन इसको लेकर। चलिए देखिए, साइक्लोन यास वेदर सिस्टम इज लाइकली टू हिट द ईस्टर्न और द कोरोमंडल कोस्ट ऑफ द कंट्री ऑन द इवनिंग ऑफ May 26। तो आज से 5 दिन के बाद कहा जा रहा है कि जो कोरोमंडल कोस्ट है और ईस्टर्न साइड है, वहां पर जो ये साइक्लोन यास वेदर सिस्टम है ये हिट कर सकता है। इंडियन मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा ये यहां पर चेतावनी दी गई है। नेम ऑफ द साइक्लोन जो यास है ये किसके द्वारा दिया गया? ओमान के द्वारा दिया गया है, जो कि मिडिल ईस्ट में लोकेट करता है। हेंस यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। मैं आपको पहले एमसीक्यू में पढ़ा चुका हूं कि जो साइक्लोन्स के जो नाम होते हैं ये अलग अलग कंट्रीज जो है बारी बारी से रखती हैं। कुछ नाम इंडिया देता है, फिर कुछ नाम बांग्लादेश देता है, पाकिस्तान देता है, ओमान देता है। इस तरीके से एक लिस्ट बना ली जाती है। पहले से ही डिसाइड होता है कि अगला साइक्लोन जो आएगा उसका नाम क्या दिया जाएगा, क्योंकि उस कंट्री का नंबर है तो उस कंट्री के द्वारा बताया गया नाम जो होगा वो साइक्लोन के नाम को दे दिया जाएगा। अभी कुछ दिन पहले ये न्यूज थी, रादर 2 दिन पहले ये न्यूज थी, जिसमें कहा गया था कि जिस तरीके से साइक्लोन का नेमिंग किया जाता है उसी तरीके से हमें जो वायरस और इसके जो म्यूटेंट्स निकल रहे हैं उसके अंदर भी नेमिंग जो है पहले से ही करके रखनी चाहिए। नहीं तो क्या होता है, हम कहते हैं ये साउथ अफ्रीका का वेरिएंट है, यही कहते हैं राइट, ये यूके का वेरिएंट है, ये ब्राजील का वेरिएंट है, ये इंडियन वेरिएंट है। इससे नुकसान ये होता है कि कंट्री की जो इमेज है वो खराब होती है। तो क्यों ना ऐसे ही पहले से ही अलग अलग जो वेरिएंट्स आने वाले हैं उनके नाम डिसाइड कर लिए जाए और फिर कंट्री वाइज जो नाम सजेस्ट किया गया उसी के नाम पर वो नाम दिया जाए। अदरवाइज एक अननेसेसरी फियर साइकोसिस जो है पर्टिकुलर कंट्रीज को लेकर खड़ी हो जाती है। जैसे आपको याद होगा शुरुआत में क्या कहा जाता था, वुहान वायरस कहा जाता था। वैसे चाइनीज वायरस को कहना यहाँ पर गलत नहीं होगा बिकॉज ओरिजिनेशन पॉइंट वो है, लेकिन यहां पर कहा गया कि देखिए इससे कहीं ना कहीं एक फियर साइकोसिस और साथ ही साथ एक नेगेटिव इमेज जो है वो उस कंट्री के लिए क्रिएट हो जाती है। इसी वजह से हमें इस नाम को बदलना चाहिए, ठीक है, और एक इस तरीके से सिस्टम लाना चाहिए जैसे कि हम साइक्लोन्स का नाम रखते हैं, राइट। चलिए, अब यहाँ पे यास जो नाम है वो ओमान के द्वारा दिया गया है। मीनिंग क्या है इस वर्ड का? मीनिंग यास का मतलब है डिस्पेयर और डिसअपॉइंटमेंट। तो यास का मतलब क्या है? डिसअपॉइंटमेंट। तो ए हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। उससे पहले जो क्रैक यूपीएससी एग्जाम इन 100 डेज और 200 डेज की सीरीज है, इसमें आप एनरोल करा सकते हैं। आपको 2 घंटे यहाँ पे देने, खासतौर पे जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं और जो यहाँ पर मदर्स हैं जो कि तैयारी कर रहे हैं इस एग्जाम के लिए, तो आपको यहाँ पर 2 घंटे के जो असाइनमेंट्स है वो डेली बेसिस पे दिए जाएंगे प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। और 200 डेज के अंदर यहाँ पर आपको 3 आवर्स आप मान के चलिए डेली बेसिस पे आपको देना है। और डेली बेसिस पे अगर आप 2 या 3 घंटे जो है दे देते हैं तो 200 डेज में तो आपका मेंस का मॉड्यूल भी है, तो यहाँ पे मेंस की भी आपकी राइटिंग प्रैक्टिस काफी अच्छे से हो जाएगी और प्रीलिम्स की तैयारी भी हो जाएगी। और अगर आप सिर्फ प्रीलिम्स के लिए तैयार करना चाहते हैं देन यू कैन गो फॉर द क्रैक यूपीएससी एग्जाम इन 100 डेज सीरीज, जिसके अंदर वी आर एक्सपेक्टिंग कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो स्टैटिक और करंट दोनों यहाँ पर कवर कराए गए 30-35 क्वेश्चन जो है वो आपको एग्जाम में डायरेक्टली इनडायरेक्टली देखने को मिलेंगे। और आपके जो अभी कट ऑफ स्कोर 60-70 के पास आ रहा है वो आप 110-120 प्लस तक लेकर जा सकते हैं। यहाँ पर डेली बेसिस पे आपको वीडियोस जो है वो दिए जाएंगे, क्लास वीडियोस रहने वाले हैं, एमसीक्यूज वीडियोस रहने वाले, तो दोनों अलग अलग रहने वाले हैं इसके अंदर, वो इसमें आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे।
साथ ही साथ इसमें एमसीक्यूज के मिनी मॉक टेस्ट आपको कराए जाते हैं, डेली बेसिस पे एमसीक्यू की प्रैक्टिस कराई जाती है। साथ ही साथ 200 डेज के अंदर आपको राइटिंग प्रैक्टिस के जो क्वेश्चंस होते हैं वो डेली बेसिस पे दिए जाते हैं। ठीक है, तो आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से इसे exam.netmok.com पे या netmok.com पे जाकर एनरोल करा सकते हैं। चलते हैं सतपुरा टाइगर रिजर्व के बारे में डिस्कशन करते हैं। सतपुरा टाइगर रिजर्व सीन इन द न्यूज इज सिचुएटेड इन, कहां पर सिचुएट करता है, कहां पर लोकेट करता है? महाराष्ट्र के अंदर है, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या फिर गुजरात? अभी कल मैंने जब आपको एनालिसिस कराया था द हिंदू का दूसरे चैनल के ऊपर, तो मैंने आपको वहां पर 6 यूनेस्को हेरिटेज साइट्स जो थी उसके बारे में बताया था कि 6 नई साइट्स जो है वो यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट के अंदर ऐड करी गई है। ठीक है, जिसमें से सतपुरा टाइगर रिजर्व जो है वो भी उसमें से एक था। इस वजह से क्वेश्चन पूछा जाना इसके ऊपर और भी ज्यादा यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। साथ ही साथ गंगा घाट वाराणसी का, इसको भी टेंटेटिव लिस्ट में डाला गया। टेम्पल्स ऑफ कांचीपुरम, इसको भी टेंटेटिव लिस्ट में डाला गया। और 3 नाम और थे, वो भी मैंने आपको बताए थे, जो कि लेट मी चेक कितने लोग यहाँ पर रिकॉल कर पाते हैं। तो यहाँ पे जो सतपुरा टाइगर रिजर्व है, मैप के ऊपर भी आपको मैं दिखाने वाला हूं। इट इज लोकेटेड इन क्वाइट एन इजी क्वेश्चन, मध्य प्रदेश। आपका मैप रिलेटेड क्वेश्चन है, बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। चलिए अब आती है बात उन बाकी बचे हुए 3 टेंटेटिव लिस्ट के अंदर जो नाम रह गए हैं। उसमें मराठा मिलिट्री आर्किटेक्चर याद आ रहा है आपको? कल ही मैंने कराया था। अगर आप द हिंदू एनालिसिस के जो वीडियोस हैं उसको मिस कर रहे हैं तो बिल्कुल मिस मत करें, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन और इन डेप्थ तरीके से टॉपिक्स को पढ़ाया जाता है। द हिंदू का 20 मई का जो वीडियो था वो कल अपलोड किया गया था, 5 बजे के आसपास शाम को इसे अपलोड किया जाता है। दिस इज द चैनल, जिसको नेटमॉक यूपीएससी को आप सर्च कर लीजिएगा। और नहीं मिलता है तो इस चैनल की डिस्क्रिप्शन में भी जो कमेंट सेक्शन है उसमें मैंने पिन किया हुआ है। लाइव जो आपकी कमेंट्स चल रहे हैं उसके अंदर भी मैंने सबसे ऊपर पिन किया हुआ है, वहां से जाके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नहीं तो @prince_luthra पे मुझे पिंग कर दीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा, एंड आई विल सेंड यू द लिंक ऑफ द चैनल, और मैं आपको वीडियो जो होगा वो भी भेज दूंगा, फिर आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन के ऊपर वापस चलते हैं। यहाँ पर तो मध्य प्रदेश हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है, 20 द करेक्ट आंसर। बट नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग इज वेयर इज द लोकेशन, लोकेशन कहां पर है? सो यहाँ पर आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश आपको दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे हियर इट इज सतपुरा यहाँ पर है, और दिस इज द बांधवगढ़, एंड दिस इज द काना किचली, एंड दिस इज द पेंच। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करते हैं, जो कि पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री या कंट्रीज शेयर इट्स बॉर्डर विद इजराइल। इजराइल के साथ कौन कौन सी कंट्री भाई बॉर्डर अपना शेयर करती है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं। क्या लेबनान करती है? व्हाट अबाउट सीरिया, इराक एंड जॉर्डन? बताइए। आजकल काफी न्यूज में है इजराइल, पैलेस्टीन दोनों ही काफी न्यूज में है। सोचिए इसके बारे में क्या आंसर हो सकता है, फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए, इजराइल ने चाइना को एक्यूज किया है, और चाइना के स्टेट टीवी फॉर ब्रॉडकास्टिंग यहाँ पर जो चैनल है उसको यहाँ पर कहा गया कि आप एंटी सेमिटिक चैनल, जो एंटी जूस चैनल है वो यहाँ पर चला रहे हो, और कहीं ना कहीं आप क्या कर रहे हो, आप जूस के अगेंस्ट में एक पूरा प्रोपेगेंडा जो है वो आप शुरू कर रहे हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एक ब्लॉकिंग है वो बनना शुरू हो गई है। चाइना, रशिया, पाकिस्तान एक साइड जा रहे हैं, और आपका यूएस, इजराइल और इंडिया है वो एक साइड जा रहे हैं। तो इस तरीके से इजराइल ने अभी काउंटर किया है चाइना को। और अगर यहां पर क्वेश्चन की बात करी जाए तो देखिए, क्वेश्चन जो होगा वो इस तरीके की जो कंट्रोवर्सी रहती है उस पर नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन यस इजराइल और चाइना, और जब आप इंडिया को लेकर आप इंटरनेशनल रिलेशन का मेंस के अंदर आंसर कर रहे होंगे तो वहां पर आप लिख सकते हैं कि यस इजराइल जो है वो चाइना इशू के ऊपर भी इंडिया के साथ इत्तेफाक रखता है। यस देयर आर सर्टेन एरियाज जहां पे हमारा कॉन्सेंसस है, और उसमें से चाइना भी एक है। सो दीज काइंड ऑफ पॉइंट्स यू कैन मेंशन इन योर मेंस एग्जामिनेशन और मेंस आंसर। बट प्रीलिम्स के अंदर जो क्वेश्चन आएगा वो यहाँ पे इजराइल की लोकेशन को लेकर आ सकता है। वैसे मैं आपको मैप के ऊपर दिखाने वाला हूँ। लेबनान से यहाँ पर बॉर्डर जो है वो शेयर होता है, सीरिया से बॉर्डर शेयर होता है, जॉर्डन से बॉर्डर शेयर होता है, और आंसर आपका हो जाता है बी, इराक से नहीं होता। एक बार मैप के ऊपर देख लीजिए कुछ इस तरीके से। सो ऊपर आपको यहाँ पे वेस्ट बैंक दिखाई दे रहा है। दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट थिंग। क्या मुझे कोई इस रिवर का नाम बता सकता है? और इस सी का नाम भी मुझे बताइएगा। ठीक है, आप सोचिए इसके बारे में, इस रिवर का नाम क्या है, इस सी का नाम क्या है। मैं मीनवाइल आपको बताता हूं कि कौन कौन सी कंट्री कौन कौन सी है। तो ये आपकी सीरिया है ऊपर, दिस इज जॉर्डन। ठीक है, अगर आप यहां पर ऊपर जाएंगे इस तरफ तो आपको लेबनान मिलेगा, राइट। नीचे अगर इस तरफ आएंगे आपको इजिप्ट मिलेगा, ठीक है, और फिर यहां पर आपको सऊदी अरेबिया मिलेगा। तो ये कंट्रीज जो हैं बेसिकली, सऊदी अरेबिया का तो बॉर्डर यहां पर टच नहीं हो रहा है, लेकिन ये जॉर्डन का, सीरिया का, लेबनान का बॉर्डर टच होता है। इजिप्ट का तो खासतौर पर टच होता ही होता है, लेकिन इराक का कहीं पे भी दूर दूर तक बॉर्डर टच नहीं होता है। अब आती है बात यहाँ पे रिवर की। देखिए जॉर्डन और यहाँ पे इजराइल के बीच की रिवर है, इसका नाम रखा गया जॉर्डन रिवर, ठीक है। एंड दिस सी इज डेड सी,
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं, जो कि ताइवान स्ट्रेट के बारे में पूछा गया कि ये न्यूज में थी, ये किस किस को कनेक्ट करती है। ठीक है, अभी चाइना ने यूएस नेवी पैसेज जो कि ताइवान स्ट्रेट से करा जा रहा था, यूएस की नेवी जो थी एक यहां से रास्ता बनाकर जा रही थी, तो चाइना ने इस चीज को प्रोटेस्ट किया है। ठीक है, और तभी जो ताइवान स्ट्रेट है, क्योंकि रास्ता वहीं से बनाया जा रहा था, उसको न्यूज में यहां पर काफी ज्यादा मेंशन किया गया था। तो आपको बताना है किस किस को कनेक्ट करती है, साउथ चाइना ईस्ट चाइना सी को कनेक्ट करती है, साउथ चाइना या फिर सुलू सी को, ईस्ट चाइना सी या फिर आपका सेलेबस सी है, नन ऑफ द अब, बताइए। चलिए देखिए, चाइना ने प्रोटेस्ट किया यूएस नेवी को, जिसने की पैसेज लिया है आपकी ताइवान स्ट्रेट से, एंड इट कनेक्ट्स साउथ चाइना एंड ईस्ट चाइना, साउथ चाइना को ईस्ट चाइना से कनेक्ट करती है। एक बार मैप के ऊपर भी देख लीजिए। सो यहां पर आपका है तियानवन स्ट्रेट, ईस्ट चाइना यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, साउथ चाइना यहां पर दिखाई दे रहा है, और दोनों को कनेक्ट करने का काम इस पर्टिकुलर स्ट्रेट के द्वारा किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बात करता है नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन के बारे में पूछा है, बताइए इसको लेकर करेक्ट स्टेटमेंट आपकी कौन सी है, कौन सा कथन आपका सही है। ये बाल्टिक सी के आसपास रन अक्रॉस करती है, ये डिजाइन कर रही है, इट इज डिजाइन टू प्रोवाइड ऑयल फ्रॉम ईयू रीजन टू रशिया, तो ईयू से रशिया को यहां पर ऑयल प्रोवाइड किया जाएगा इस पाइपलाइन के द्वारा, पॉसिबल है। इट कनेक्ट्स ग्रीस या फिर कहें ग्रीव्स वॉल्ड इन रशिया टू उल्टसुगा इन जर्मनी, तो बताइए क्या ये ग्रीसफील्ड इन रशिया को उल्टसुगा से जर्मनी के अंदर कनेक्ट करती है, क्या हो सकते हैं आंसर, फिर करते हैं डिस्कशन इसको लेकर। चलिए, यूएस ने जो सैंक्शंस है, बेसिकली आप देखेंगे यूएस जो है ईरान के ऊपर, नॉर्थ कोरिया के ऊपर, रशिया के ऊपर अलग अलग तरीके से सैंक्शन बनाता रहता है, लगाता रहता है उनको यहां पर उनकी आर्म ट्विस्टिंग करने के लिए, क्योंकि वो जो है कंट्रीज यूएस के अगेंस्ट में रहती हैं, और यूएस जो है इस चीज को लेकर हमेशा चिंतित रहता है, और इसी वजह से दूसरी कंट्रीज को इनके साथ रिलेशन ना करने की हिदायत देता रहता है सैंक्शन लगाकर। अभी नॉर्थ स्ट्रीम 2 को लेकर वेव करे गए थे सैंक्शन, क्योंकि यहां पर कहा गया था कि नॉर्थ स्ट्रीम 2 जो है ये नहीं चलेगी, इसके थ्रू जो गैस पाइपलाइन आप बना रहे हैं या फिर गैस को ट्रांसफर कर रहे हैं वो नहीं चलेगा, लेकिन अभी इसके ऊपर वेवर दे दिया गया है यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा। ठीक है, ये क्या है, इट्स अ गैस सप्लाई लाइन रनिंग अक्रॉस द बाल्टिक सी टू प्रोवाइड ऑयल, तो इसमें क्या होगा, रशिया से जो ईयू कंट्रीज हैं वहां पर क्या प्रोवाइड किया जाएगा, ऑयल जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा रशिया से जर्मनी के अंदर, और दूसरी ईयू कंट्रीज को भी इससे हेल्प मिलने वाली है। तो बाल्टिक सी के पास है, ये स्टेटमेंट तो आपकी बिल्कुल करेक्ट हो जाती है। क्या इसमें ईयू रशिया को ऑयल सप्लाई करेगा, नहीं, इट इज द अदर वे अराउंड, रशिया ईयू को, खासतौर पर जर्मनी को यहां पर ऑयल सप्लाई जो है वो करने वाला है। नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन जो है वो उल्टसुगा, जो कि रशिया के अंदर है ना कि जर्मनी के अंदर, और आपका जो ग्रिफ्सवॉल्ड है ये कहां पर है, ये जर्मनी के अंदर है, इन दोनों को कनेक्ट करता है, इसी वजह से तीसरी स्टेटमेंट भी आपकी इनकरेक्ट हो जाती है, योर आंसर विल बी ए, ध्यान रखिएगा। सो दिस इज द पाइपलाइन, मैं एक बार थोड़ा सा आपको बड़ा करके दिखा देता हूं, दिस इज द ग्रिफ्सवॉल्ड जर्मनी के अंदर, और ये आपका उल्टसुगा है कहां पर, रशिया के अंदर, राइट। चलिए, दिस इज द लाइन जो कि आपकी नॉर्थ स्ट्रीम में है। फिर हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है जो कि कोवैक्स को लेकर है, पूछा गया कोवैक्स को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। तो ये जो पूरा कोवैक्स आपका प्रोग्राम है, इसको लेकर पहली स्टेटमेंट कहती है इट इज लेड बाय गवी, WHO एंड सेपी, हो सकता है। इट फॉर्म्स अ की पार्ट ऑफ ACT, दैट इज एक्सेस टू कोविड-19 टूल्स, ये भी हो सकता है। रफली वैक्सीनेट अराउंड 10% ऑफ ईच एलिजिबल नेशन फ्री ऑफ कॉस्ट, तो इसके अंदर जितने भी एलिजिबल नेशन है उनको फ्री ऑफ कॉस्ट 10% ऑफ ईच एलिजिबल नेशन जो है, 10% जो जनता होगी उसको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीनेट किया जाएगा। बताइए क्या आंसर होगा, फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए, रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट्स ने कहा है कि हम कोवैक्स के साथ काम करेंगे। कोवैक्स आपका बेसिकली एक प्रोग्राम है जो कि सेपी, गवी और WHO के द्वारा चलाया गया, जहां पर जो कंट्रीज है, ऐसी कंट्रीज खासतौर पे जो कि वैक्सीन को खुद नहीं बना पाई और या फिर वैक्सीन को अफोर्ड नहीं कर सकती, जनता वहां पर काफी ज्यादा है, और अगर वहां पर वैक्सीन नहीं पहुंचाएगी तो काफी सारे लोगों को जो उनकी जान है वो भी जा सकती है। तो अभी यूएस ने कहा है कि हम कोवैक्स प्रोग्राम के अंदर काम करेंगे, कोवैक्स के साथ मतलब गवी, WHO, सेपी के साथ काम करेंगे, और 80 मिलियन वैक्सीन की जो डोजेज हैं वो हम यहां पर इंडिया को प्रोवाइड करेंगे। दीज वैक्सीन डोजेज इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू रिसीव अ सिग्निफिकेंट शेयर ऑफ देम, तो यहां पे जो 80 मिलियन वैक्सीन डोजेज जो है वो यहां पर प्रोवाइड किया जाएगा, और इसमें से एक लार्जर चंक जो है वो इंडिया भी एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसको भी इस पूरे प्रोग्राम के अंदर मिलेगा। कोवैक्स प्रोग्राम जो है उसे 3 यहाँ पे जो बॉडीज हैं वो चलाती हैं, गवी है, WHO और सेपी है। गवी की फुल फॉर्म मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, फिर भी बता देता हूं, दिस इज द वैक्सीन अलायंस। क्या फुल फॉर्म है इसकी, ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन। फिर आता है आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या फिर चाइनीज हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। सेपी, कोएलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन, इसके द्वारा कोवैक्स प्रोग्राम जो है इसको लेकर आया गया है। तो यहाँ पर पहली जो स्टेटमेंट आपकी वो है करेक्ट हो जाती है। इसके अंदर ये जो एक्सेस है वो दिया जाएगा कोविड-19 टूल्स का, तो ये बात भी आपकी यहाँ पर करेक्ट हो जाती है। लेकिन तीसरी जो स्टेटमेंट है इसमें थोड़ा सा सुधार की जरूरत है, क्योंकि वो मैं आपको बता देता हूं।
वंस द वैक्सीन को यहाँ पर अप्रूवल दिया जाता है, वैक्सीन विल बी बॉट बाय कोवैक्स फैसिलिटी। तो कोवैक्स फैसिलिटी जो है इस प्रोग्राम के अंतर्गत वैक्सीन को खरीदेगी और वो ऐसी कंट्रीज को प्रोवाइड किया जाएगा जो कि एलिजिबल कंट्रीज है, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा और वहां पर 10% नहीं 20% पॉपुलेशन को ये दिया जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए विल बी द करेक्ट आंसर। कोवैक्स प्रोग्राम एम करता है कि रैपिड मैनर में, फेयर और इक्विटेबल मैनर में, ऐसा नहीं हो कि ऐसी कंट्रीज जिनके पास पैसा नहीं है लेकिन लोग तो हैं और वहां पर उनको कोविड भी हो रहा है तो वो पीछे ना रह जाए, तो उनको यहाँ पर गरीब कंट्रीज जो है जो खुद नहीं यहाँ पर बना पाई या फिर वैक्सीन की कमी है, लोग ज्यादा है, उनको यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी वैक्सीन को। कोवैक्स प्रोग्राम फॉर्म्स अ की पार्ट ऑफ द एक्सेस टू कोविड-19 टूल्स एक्सेलरेटर एक्ट का भी ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आंसर क्या है यहाँ पे आपका, ए विल बी द करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा कौन कौन लेकर आया, सीधा क्वेश्चन सिर्फ इस पे भी डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि ये किसका इनिशिएटिव है। वैसे मैं आपको कोवैक्स के बारे में पहले एक एमसीक्यू बता चुका हूं, अभी यहाँ पे 2 मिनट के अंदर एक्टिव रिवीजन करते हैं और फिर मैं आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू का एक एक क्वेश्चन जो है बताने वाला हूं। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमारा डिस्कशन हुआ था डिमांड शॉक को लेकर, और डिमांड शॉक के बारे में मैंने आपको क्या क्या चीजें बताई थी, जल्दी से मुझे बताएं। क्या यहाँ पर पॉजिटिव डिमांड में डिमांड इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? डेफिनेटली यहाँ पर डिमांड इंक्रीज होगी। ऑयल एंड गैस सेक्टर को लेकर ये न्यूज थी, सडन अगर इंक्रीज डिक्रीज होता है उसे डिमांड शॉक के तौर पर जाना चाहता है, राइट। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन में डिस्कशन हुआ था कि कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। एनसीएलटी और सीआईसी के अगेंस्ट में अपील दायर करनी है, कहां पर जाओगे आप? यस, एनसीएलटी जाओगे और इसे एनसीएलटी को कंपनीज एक्ट के अंदर सेक्शन नंबर 410 के हिसाब से बनाया गया है। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होते हैं वो यहां पर क्या करते हैं, कंसल्ट उनको किया जाता है, कंसल्ट करते हैं बिफोर अपॉइंटिंग द प्रेसिडेंट एंड द मेंबर्स ऑफ द ट्रिब्यूनल्स। ध्यान रखिएगा इसके बारे में भी। देन इसके बाद डिस्कशन हमारा हुआ था क्वेश्चन नंबर 3 को लेकर। जल्दी से मुझे बताएं सब सेक्टर स्टेटस किस एरिया में दिया गया है। फर्टिलाइजर में यस और नो, कन्वेंशनल फ्लक्स एग्जीबिशन सेंटर को अभी दिया है और ऑयल पाइपलाइन, सॉलिड वेस्ट और फर्टिलाइजर को ऑलरेडी ये चीज ग्रांट करी जा चुकी है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में हमारा डिस्कशन हुआ था, जहां पर मैंने आपको इनकरेक्ट के बारे में बताया था। तो यहाँ पे एक्स कैटेगरी होती है, एक्स के बाद आपकी वाई, वाई प्लस, जेड, जेड प्लस और एसपीजी कैटेगरी होती है। प्राइम मिनिस्टर को कौन सी कैटेगरी मिली है मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। काफी स्पेशल टाइप की कैटेगरीज होती है और इसके लेकर जो इन्फॉर्मेशन है वो क्लासिफाइड है। देन हमने यास के बारे में जाना था, यास का मतलब क्या है ये बताइए। ओमान के द्वारा नाम दिया गया, साइक्लोन का नाम जैसे दिया जाता है, हो सकता है आगे आने वाले टाइम में ऐसा सजेस्ट किया गया है डब्ल्यूएचओ के द्वारा कि अब जो आपके वायरसेस या वेरिएंट्स का नाम होता है वो भी कुछ इस तरीके से किया जाएगा ताकि अननेसेसरी यहाँ पे किसी कंट्री को बदनाम ना किया जाए। exam.netmog.com पर जाकर या फिर netmog.com पर जाकर 100 डेज की जो सीरीज है इसमें आप एनरोल कर लीजिएगा। देयर इज अनदर सीरीज 200 डेज की सीरीज, इसमें भी आप एनरोल कर सकते हैं। देन हमारा डिस्कशन जो है सतपुरा टाइगर रिजर्व को लेकर हुआ है। सतपुरा टाइगर रिजर्व के अंदर कहां पर इसकी लोकेशन थी ये हमने देखा था, जल्दी से बताएं। और मैंने आपको 6 साइट्स बताई थी, अगर एक साइट का नाम भी बता देंगे इवन दैट विल बी इनफ। सतपुरा टाइगर रिजर्व को छोड़कर कोई भी साइट का नाम बताइएगा जो कि अभी यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में जिसको जगह मिली है। फिर हमारा डिस्कशन हुआ था कि यहाँ पर बॉर्डर किस किस से टच होता है और मुझे इस सी के नाम बताइएगा, इस रिवर का नाम बताइएगा। रिवर का नाम तो काफी इजी है, जॉर्डन के साथ लगती है तो जॉर्डन रिवर लग जाती है। लेबनान ऊपर है, इजिप्ट, देन सऊदी अरेबिया है, जॉर्डन है, सीरिया है, इनसे बॉर्डर टच होता है, सऊदी अरेबिया से नहीं होता है। फिर हमने ताइवान स्ट्रेट के बारे में डिस्कशन किया था, किस किस को ये कनेक्ट करती है। अभी यूएस जो है अपनी नेवी को लेकर यहाँ से जा रहा था, चाइना ने प्रोटेस्ट किया है, साउथ चाइना ने ईस्ट चाइना को कनेक्ट करती है। एंड देन 9th में हमने नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन किस किस के बीच में जो ऑयल है उसको ट्रांसफर किया जाएगा इस पाइपलाइन के थ्रू, ये मुझे जल्दी से बताएं। करेक्ट आंसर बस रशिया, जर्मनी एंड ईयू के बीच में। साथ ही साथ कोवैक्स के बारे में जाना था, कौन कौन सी बॉडीज इसको लेकर है वो बताइए। इसके अंतर्गत 20% लोगों को यहाँ पे वैक्सीनेट किया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट इन द एलिजिबल कंट्रीज। सेपी, गवी, डब्ल्यूएचओ के बारे में मत भूलिएगा। तो यहाँ पे रिवीजन हमारी कंप्लीट हो गई है। कल मैंने आपसे एसएफओआर के बारे में पूछा था, एक पर्टिकुलर रेट के बारे में पूछा था, आज आप मुझे बताएंगे। कल सोफर के बारे में पूछा था और आज आप मुझे बताएंगे लाइबोर के बारे में। लाइबोर 2021 के एंड तक कहा जा रहा है कि खत्म हो जाएगी, लेकिन लाइबोर होती क्या है देखिए, पता है तो डायरेक्टली बता दीजिएगा, नहीं पता है तो वो क्यूरियोसिटी आपके अंदर होनी चाहिए। गो एंड सर्च, एक आप ऑथेंटिक सोर्सेज को सर्च करिएगा और फिर इसका आंसर करने की कोशिश करिएगा। मेंस का क्वेश्चन आंसर करिएगा। डू यू थिंक इंडिया शुड कंप्लाई विद यूएस सैंक्शंस अगेंस्ट कंट्रीज जो यहां पर यूएस के अगेंस्ट में है, जैसे कि रशिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया। तो यहाँ पे आप जानते हैं यूएस काफी सारे सैंक्शंस लगाता है रशिया के अगेंस्ट में, ईरान के, नॉर्थ कोरिया के। इवन दो जो नोड 2 अभी था वो रशिया के अगेंस्ट में वहां पे वेवर दिया गया। इंडिया को भी कई बार वेवर मिल जाता है, लेकिन अगर आप देखेंगे ईरान में हमें काफी नुकसान का सामना करना पड़ा है। जो फरजाद गैस बी फील्ड था और इससे पहले भी जो एक आपका पोर्ट डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट था वो ईरान ने हमसे ले लिया, क्योंकि वो समझ चुका था कि अमेरिका के प्रेशर के अंदर हम काफी सारी चीजें वहां पर नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि हमें यूएस के सैंक्शन के अगेंस्ट में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? तो यहाँ पर आप यस भी लिख सकते हैं, नो भी लिख सकते हैं, लेकिन जस्टिफाई जरूर करिएगा उसको। इंटरव्यू के अंदर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो वायरसेस हैं
कहा जा रहा है कि साइक्लोन्स की तरह इनको भी नाम देना चाहिए। आपको क्या लगता है, ये एक अच्छा आइडिया है या नहीं? अपने विचार यहाँ पे जरूर रखिएगा। दीज आर द ग्रुप्स जहां पर मेंस के और इंटरव्यू के जो ये टेलीग्राम ग्रुप्स हैं, यहाँ पर आप अपने मेंस के आंसर्स को दे सकते हैं। काफी सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे ज्वाइन कर चुके हैं और अपने आंसर्स को डेली बेसिस पे सबमिट भी करते हैं और आप एक दूसरे के आंसर्स को इवेल्यूएट भी करते हैं। तो काफी आपको यहाँ पर जो सीरियस स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स है वो यहाँ पर मिलेंगे, जो कि खुद भी आंसर यहाँ पे सबमिट करेंगे और आपके आंसर को भी अच्छे से इवेल्यूएट करेंगे। सो अपने आंसर्स को प्लीज यहाँ पर पोस्ट कर दीजिएगा। दिस इज द सेकंड चैनल जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक वैसे तो नेटमॉक यूपीएससी सर्च कर लीजिएगा, नहीं लिंक मिलता है तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा, और फिर भी नहीं मिलता है तो आप यहाँ पे जो मैंने कॉमेंट पिन किया हुआ है नीचे वीडियो के नीचे या फिर आपकी लाइव चैट के अंदर सबसे ऊपर, वहां पर देख लीजिएगा। आपको यहाँ पर बिल्कुल इस जगह पे चैट के, अगर आप मोबाइल फोन पे देख रहे हैं तो प्रॉब्ली नीचे आपको दिखाई देगा वो पिंड कमेंट जो है वो आपको दिखाई दे देगा और वहां पर आपको लिंक मिलेगा सेकंड चैनल का। जल्दी से अपने मार्क्स मुझे बता दीजिए कितना कितना आपने स्कोर किया है। तो यहाँ पर 6 से ऊपर है तो ऑफकोर्स सेफ जोन में है, लेकिन सेकंड टाइम में मैं आपको यही कहूंगा कि जितना भी स्कोर क्यों ना किया हो, एनालाइज जरूर करिएगा उस चीज को, क्योंकि जब तक एनालिसिस नहीं करेंगे, जब तक पता नहीं होगा कि गलती कहाँ कर रहे हैं तो उसे इंप्रूव कैसे करेंगे। तो यहाँ पे डेली बेसिस पे एनालिसिस करना काफी जरूरी है और नोट्स अपने जरूर बना लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज प्रेस द लाइक बटन और इसे शेयर कर दीजिएगा, बिकॉज दैट विल हेल्प मी एंड माई टीम एज वेल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर।